नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कपिल आपके साथ और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं मुख्य समाचार। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। कलिंग सुपर कप के फाइनल में कल पूर्व चैंपियन एफसी गोवा का मुकाबला पहली बार फाइनल में पहुंची जमशेदपुर एफसी से होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने के लिए देश भर से खिलाड़ी बिहार पहुंचने लगे और सुधीरमन कप बैडमिंटन में इंग्लैंड को 3-2 से हराने के बावजूद भारत प्रतियोगिता से बाहर। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 12वें ओवर में एक विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। शिवेंद्र जी, अहमदाबाद में ये मैच चल रहा है। गुजरात टाइटंस काफी स्ट्रॉन्ग टीम है सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले, तो क्या कहता है आज का मुकाबला? देखिए, स्ट्रॉन्ग तो सनराइजर्स हैदराबाद भी है। अगर आईपीएल के रिकॉर्ड आप देखने जाएंगे तो जो हाईएस्ट स्कोर्स हैं वो सनराइजर्स हैदराबाद के नाम पर दर्ज हैं। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि एक जो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन, शुभमन गिल जो काम करते आ रहे थे वो उन्होंने कर दिया। 6 ओवर में 87 रन और यहां साई सुदर्शन आउट हो गए। और ये जो 3 बैटर्स हैं, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और इनके अलावा जोस बटलर जो कि अभी खेलने के लिए आए हैं, इन तीनों ने जो गुजरात की पारी है उसकी जो यात्रा है आईपीएल की इस बार की, उसको बड़े शानदार अंदाज में आगे बढ़ाया है। और सनराइजर्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन अब आज उनके लिए सिचुएशन ये है, जैसे हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं या फिर राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं, उनकी जो यात्रा है वो समाप्त सी हो चुकी। तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी इस समय स्ट्रगल का टाइम है। गुजरात टाइटन अपने मैदान पर, घरेलू सरजमीन पर बहुत ही स्ट्रांग है और अभी उन्होंने जो आगाज कर दिया है तो अंजाम तक पहुंचना, उसके बारे में भविष्यवाणी करना इट इज वेरी डेंजरस। लेकिन ये जरूर है कि शुभमन गिल अभी 70 के आसपास पहुंच रहे हैं और अगर उन्होंने 5 ओवर और खेल लिए और जोस बटलर भी इसी अंदाज में आए हैं, उन्होंने भी शुरुआत ऐसे ही की है बैटिंग की, तो मुश्किल हो सकता है। हालांकि हाँ, बिल्कुल आप इशारा कर रहे हैं कि जोस बटलर का शायद पारी का अंत हो गया है, लेकिन फिर भी जो शुरुआत है गुजरात के लिए वो बहुत ही अच्छी है। यहां चैलेंज सनराइजर्स के लिए उनको कंटेन करना। अगर 200 से नीचे रोक लेते हैं तो अचीवमेंट होगा। अंक तालिका पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस 9 में से 6 मैच जीतकर चौथे स्थान पर है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 9 में से केवल 3 मैच जीतकर 9वें नंबर पर है। मजबूत शुरुआत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की क्या कमी रही कि इस प्रतियोगिता में ऐसा प्रदर्शन हुआ? देखिए, उनकी कमी नहीं है। दरअसल होता क्या, कई बार हम जो टीम हारती है उसमें कमियां ढूंढने लगते हैं और होती हैं उनमें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दूसरी जो टीम है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। और इसीलिए अभी आप यहां पे इस बार देखेंगे तो लखनऊ की टीम ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिया, दिल्ली कैपिटल ने भी बहुत अच्छा किया, आरसीबी जो कि पीछे के संस्करणों में बहुत ही बेहतरीन उनके पास प्लेयर्स होते थे, लेकिन उसके बावजूद एज ए टीम जो रिसर्जेंस होता था वो मुश्किल होता था। हालांकि पिछले सीजन में आरसीबी ने शुरुआत में स्ट्रगल करने के बाद अच्छी वापसी की, क्वालिफाई किया प्लेऑफ के लिए। तो बिल्कुल ऐसा कि सनराइजर्स हैदराबाद की ये जो टीम है ये बहुत ही कमजोर है, इसमें एक से बढ़ के एक बेहतरीन प्लेयर्स हैं। और क्रिकेट हम जानते हैं T20 फटाफट संस्करण, गौरव में अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट वैसे ही है, तो एनी टीम कैन कम बैक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी 50, 51, 52 मैच हो चुके, अभी प्लेऑफ के लिए टीमें क्वालिफाई करने के दहलीज पर हैं और कुछ टीमें बाहर जाने की कगार पर हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के साथ वो सेकंड वाली सिचुएशन है और गुजरात के साथ पहली वाली सिचुएशन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सनराइजर्स दे आर स्ट्रगलिंग। अभी हमने बात की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में। मैं आप अपने श्रोताओं को बता दूं, प्रतियोगिता में कल बेंगलुरु में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा। चेन्नई 10वें स्थान पर है और आरसीबी दूसरे पर। तो इसमें हम चर्चा करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स पे कि इतनी बड़ी टीम, बड़ा एक नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, थाला फॉर रीजन सब कहते हैं, MS धोनी है। देखिए, ये जो क्रिकेट में अगर हम थोड़ा सा पीछे चले आए तो वेस्ट इंडीज को याद कर दीजिए, इनविंसिबल होती थी। फुटबॉल में ऐसी तमाम टीमें जिनके
जिनके मैं आपको नाम बता सकता हूं, जो इनविंसिबल जिनको कहा गया। आर्सेनल एक टीम है जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कभी हारेंगे नहीं एक पर्टिकुलर सीजन में। तो ये सब उतार चढ़ाव है जो आते रहते हैं और हर टीम में आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इस समय ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं, और एक वो टीम जो 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, उनके लिए इतनी जल्दी प्लेऑफ के दौर से बाहर हो जाना, एक करिश्माई खिलाड़ी होना जिसने लगातार भारत को तमाम वर्ल्ड कप जिताए हैं, जो एक एग्जेम्पलरी उन्होंने नेतृत्व दिया है हर एक टीम को जिसके लिए भी वो खेले हैं, MS धोनी। तो ऐसी टीम का बाहर होना प्लेऑफ से बड़ा कष्टप्रद तो है। और कल जो मुकाबला होगा, कुछ हलकों में यह भी बात हो रही थी कि क्या विराट कोहली और MS धोनी क्या आईपीएल में लास्ट टाइम एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सीएसके के फैंस के लिए दिस हैज नॉट बीन अ वेरी गुड सीजन। आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रन से हरा दिया और इस मैच में चर्चा का विषय बने वैभव सूर्यवंशी। नहीं, वैभव सूर्यवंशी देखिए, जो चर्चा जो भी लोग कर रहे हैं उसका सबका स्वागत है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि लाइमलाइट में आना बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहा, लेकिन अगर वो एक मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई, दूसरे में डक पर आउट हो गए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि तीसरे में भी डक पर ही आउट हो जाएंगे या तीसरे में सेंचुरी बनाएंगे। उन्हें टाइम दें, वैभव को टाइम मिलना चाहिए, और यकीन मानिए वो भारत का वैभव बहुत बढ़ाएंगे, अपनी टीम का भी बढ़ाएंगे। कलिंग सुपर कप के फाइनल में कल पूर्व चैंपियन एफसी गोवा का मुकाबला पहली बार फाइनल में पहुंची जमशेदपुर एफसी से होगा। इस मैच की विजेता टीम 2025-26 एएफसी चैंपियंस लीग 2 के प्रारंभिक दौर के लिए भी क्वालिफाई करेगी। प्रतियोगिता में एक तरफ एफसी गोवा है जिसका लक्ष्य न केवल यह ट्रॉफी 2 बार जीतने वाली पहली टीम बनना है, दूसरी ओर जमशेदपुर एफसी सुपर कप में पहली बार फाइनल में पहुंचने के साथ ही एक नई राह पर है। ये एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक आईएसएल जैसे टूर्नामेंट हो रहा है या आई लीग जैसे टूर्नामेंट हो रहे हैं, उसके बाद ये सुपर कप चला है। यहाँ पर एफसी गोवा के पक्ष में एक बात जाती है कि एक तो वो डिफेंडिंग एक बार चैंपियन है और मोहन बगान सुपर जायंट जैसी टीमों को इन लोगों ने पीछे छोड़ा है। वहीं दूसरी ओर जो आगे के टूर्नामेंट्स का रास्ता है, इस टूर्नामेंट का खिताब और इसके बाद जो आप कॉन्टिनेंटल लेवल पर अगर आपकी एंट्री होती है तो इस टीम के लिए रास्ता खुल रहा है, और उम्मीद करेंगे कि ये फाइनल जो होगा ये बड़ा जोरदार होगा। ये वन वे ट्रैफिक तो कहीं से भी नहीं होने वाला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने के लिए देश भर से खिलाड़ी बिहार पहुंचने लगे हैं। ये बिहार के साथ साथ देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को कौशल और शारीरिक दमखम दिखाने का अवसर प्रदान करेगा। खेलों का ये महाकुंभ 4 मई से शुरू होगा। शिवेंद्र जी, खेलो इंडिया इतना बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट इस पे काफी हद तक काम भी कर रही है, जिसका लक्ष्य है नए खिलाड़ियों को लाना और मेन उनका फोकस है ओलंपिक के लिए तैयार करना। जी, और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में ये प्रयास चल रहा है, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें। और 2018 में शुरुआत हुई थी, पहला एडिशन दिल्ली में हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, लास्ट एडिशन तमिलनाडु में हुआ और अब बिहार में यात्रा पहुंची है। सबसे जो पॉजिटिव चीज मुझे इसमें लग रही है वो ये है कि नए खिलाड़ी उभर करके सामने आ रहे हैं, कंपटीशन मिल रहा है उनको। और एक और बहुत अच्छी बात है कि खेलों का जो इंफ्रा है वो भी डेवलप हो रहा है। बिहार में गेम्स हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, वहां पर खेलों की आधारभूत सुविधाओं में इजाफा हो रहा है। इन खेलों में जो खिलाड़ी एक्सेल करते हैं उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, एंड दैट टू फॉर अ स्पेसिफाइड ईयर ऑफ टाइम। तो एक जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अगर किसी खिलाड़ी को लगातार मिलता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर भी है कि वो और अच्छा प्रदर्शन करे और आगे चल करके देश का नाम रोशन करे। ऑफ कोर्स अल्टीमेट टारगेट ओलंपिक है, लेकिन यात्रा बड़ी लंबी है, वो इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये इनिशिएटिव जो है इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आइए सुनते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स पे हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इंडिया इंडिया खेलो इंडिया, खेल के रंग बिहार के संग, खेलो इंडिया। 4 मई से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। इन खेलों में स्कूल और कॉलेज स्तर से निकली खेल प्रतिभाएं अपना शारीरिक दमखम और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। पहली बार ई स्पोर्ट्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में शामिल किया गया है। तलवारबाजी से लेकर सेपक टाकरा और 28 प्रकार के अलग अलग खेलों की चकाचौंध दर्शकों का खूब मनोरंजन करेंगी। आयोजन के माध्यम से कई राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं का भी उदय होगा,
जो अपने प्रांत, शहर और गाँव का नाम रोशन करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक आर शंकरन ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लक्ष्य खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है और इसके साथ ही ओलंपिक के लिए उनकी पहचान करनी है। देखिए, ये पूरा खेलो इंडिया का जो यूथ गेम्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का वो कॉन्सेप्ट है। वो अंडर 18 का बालक बालिकाओं को हम पहले से ही टैलेंट स्काउटिंग, प्रतिभा खोज करके उनको ओलंपिक्स के लिए हम तैयारी करें, नंबर 1। दूसरा, इंडिजीनियस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में क्या होता है, एक खेल के माहौल बनता है पूरा देश में, और ग्रामीण क्षेत्र हो या जंगल क्षेत्र हो या पहाड़ क्षेत्र हो, हर क्षेत्र का लोगों को खेलने का मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इंडिजीनियस स्पोर्ट्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं। असम से प्रतियोगिता में भाग लेने आई वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रार्थना गोगोई ने बताया कि उनकी टीम ने पहली बार खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई किया है। हम लोग बिहार में आया है और हम लोग फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई किया है। हम लोग यूपी में स्कूल गेम्स खेला था। हम लोग बहुत क्वार्टर फाइनल तक गया था। पूरा ट्राई करेगा टू विन। हम लोग का टीम पूरा जोश में है कि हम लोग इस बार मेडल लेके जाएगा, और हम लोग कोच और मैनेजर हम लोग का बहुत कैंप में बहुत हेल्प किया है। सुदीरमन कप बैडमिंटन में भारत ने कल चीन के जियामिन में अपनी अंतिम ग्रुप डी मैच में इंग्लैंड को 3-2 से हराया। हालांकि भारतीय टीम इस जीत के बावजूद भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में विफल रही। इंडोनेशिया से पहले ही हार गई थी टीम, डेनमार्क से भी हार गई थी। जो नामचीन खिलाड़ी थे, चाहे पीवी सिंधु हो, एचएस प्रणय हो, लक्ष्य सेन हो, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन जाते जाते अच्छी बात ये रही कि भारत ने इंग्लैंड को हराया 3-2 से, और अनुपमा उपाध्याय अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रही थी। इतने बड़े टूर्नामेंट पे थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उन्होंने अपना मैच जीता। और इसके बाद सतीश करुणाकरन, वो भी अपना डेब्यू कर रहे थे इंटरनेशनल में भारत के लिए, नेशनल चैंपियन है। उत्तराखंड में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा मैच जीता। पहला गेम हार गए थे, लेकिन बाद के दोनों गेम जीते। हालांकि उनके जो दोनों अपोनेंट थे, अनुपमा के और सतीश के, दोनों वरीयता में उनसे नीचे थे। लेकिन इंटरनेशनल मैच का प्रेशर अपना अलग ही होता है। और तनिषा क्रिस्टो ने मिश्रा, जो भारत की खिलाड़ी हैं, उनके साथ एक स्क्रैच पेयर बनाया था और उनके साथ उन्होंने डबल्स जीता। तो भारत ने 3-0 की अजय बढ़त ले ली थी, लेकिन उसके बाद 2 मैच हारे। कोई बात नहीं, ये मैच जीत करके सुखद समापन किया है। उम्मीद करेंगे कि 2025 जो भारतीय बैडमिंटन के लिए बहुत अच्छा अभी तक नहीं गया है, उम्मीद करेंगे कि शायद आगे और बेहतर हमें कुछ सुनने देखने को मिले। भारतीय महिला हॉकी टीम को कल पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया दौरे के अपने तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। टीम 0-2 से हारी। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया ए टीम के साथ 2 मुकाबले खेले थे, टीम को उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। शिवेंद्र जी, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की तीसरी लगातार हार है। नहीं, ये इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस के लिए टूर है। हालांकि आप हमेशा अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, और कोई भी टीम ये नहीं चाहती कि वो हारे। लेकिन हाँ, ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया की जो सीनियर टीम है वो बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे वो मेन सेक्शन हो चाहे वुमेन सेक्शन हो। और ऑस्ट्रेलिया की ए टीम से जरूर हारे। हरेंद्र सिंह भारतीय टीम के साथ हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड कोच हैं, और उम्मीद ये कर सकते हैं कि आगे जो मैचेस बचे हुए हैं उसमें भारतीय टीम बाउंस बैक करे। और उससे भी अच्छी बात है कि अगर कुछ कमियां हैं तो उनको पॉइंट आउट किया जाए और उनमें सुधार किया जाए। मैड्रिड अमेरिका की स्टार खिलाड़ी कोको गॉफ ने गत चैंपियन इगा स्वितैक को 6-1, 6-1 से हराकर पहली बार मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में प्रवेश किया। शिवेंद्र जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी। कोको गॉफ बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन इगा स्वितैक उनसे भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर रिकॉर्ड की बात करें, फ्रेंच ओपन शुरू होने वाला है, क्ले कोर्ट का सीजन चल रहा है। दोनों खिलाड़ियों के लिए अच्छा परिणाम तो नहीं कहा जा सकता जो हारा उसके लिए, लेकिन हाँ, कोको गॉफ के लिए बढ़िया परिणाम है, और उम्मीद करेंगे कि टाइटल जीतेंगी। फ्रेंच ओपन में बढ़े हुए विश्वास के साथ जाएंगी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। शिवेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अभिषेक कपिल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।